हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैंने इस पर कई वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मराठा उत्कर्ष से संबंधित है। यानी मराठा पर हम इससे पहले एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें मराठा साम्राज्य का कैसे उद्भव हुआ, उसके संस्थापक यानी शिवाजी के बारे में बात की है। शिवाजी के जीवन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन सारी बातों को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम शिवाजी के समय का जो प्रशासन था, किस तरह से उन्होंने प्रशासन किया, उनके जो उन्होंने कर लगाए, जो टैक्स लगाए, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन था शिवाजी के समय किस तरह का था, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे शिवाजी के मंत्रिमंडल। तो इसमें हम देखेंगे कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान की अगर बात करें तो अष्टप्रधान अष्ट यानी 8 मंत्रियों का एक समूह था। वो मंत्री अलग अलग विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, उन्हें कहते हैं अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान रखने वाला कौन था? शिवाजी था। शिवाजी ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य का जो प्रशासन करने के लिए उन्होंने हिंदू सिद्धांतों के अनुसार अपना प्रशासन किया था। क्योंकि उस समय जब शिवाजी का जब मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, उद्भव हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि उत्तर भारत में औरंगजेब का समय था और वहां पर मुस्लिम शासन सत्ता चल रही थी। वो अपने शासन सत्ता को अपने धर्म के अनुसार चला रहे थे। बाकी अगर हम दक्षिण की भारत करें, दक्कन भारत की, तो वहां पर भी अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, तो ये लोग भी अपना शासन अपने हिसाब से कर रहे थे। जबकि जब शिवाजी का समय आता है तो वो क्या करते हैं, तो अपने हिंदू सिद्धांतों के अनुसार ये अपने प्रशासन को चलाने का काम करते हैं, जिसमें ये एक प्रमुख कार्य करते हैं जिसके में बार बार इनका नाम पूछा जाता है कि अष्टप्रधान के लिए कौन जाना जाता है। तो अष्टप्रधान की शुरुआत करने वाला कौन था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को ही क्या कहा जाता था? जो मंत्रिमंडल थे उसमें कितने थे? 8 मंत्री हुआ करते थे, जो प्रधान हुआ करते थे, उन्हें कहते हैं अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, किसके मंत्री थे? तो शिवाजी के मंत्री थे। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अष्टप्रधान से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहली चीज है हम इन चीजों को समझेंगे। पेशवा, तो पेशवा कौन थे? पेशवा कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। जो अष्टप्रधान हुआ करते थे इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा पद कौन सा हुआ करता था? तो पेशवा का सबसे ऊंचा प्रमुख पद हुआ करता था। वो कौन हुआ करता? तो प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री होता था। तो क्या आज के समय की तरह प्रधानमंत्री होते हैं जो सर्वा होते हैं, मेन मुख्य वही हुआ करते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय जो प्रधानमंत्री था वो सब मंत्रियों में सबसे ऊपर था, सबसे ऊंचा था, या कह सकते हैं जैसे मुस्लिम शासन में वजीर हुआ करता था वैसे ही इनके शासन में प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसे पेशवा कहकर पुकारा करते थे। और इनके भी ऊपर कौन हुआ करता था? तो शिवाजी महाराज इन सबके ऊपर हुआ करते थे। इन सारे मंत्रियों से ऊपर जो शासन सत्ता, जो ताकत हुआ करती थी, जो शक्ति हुआ करती थी, जो पावर होती थी, वो किसके हाथ में हुआ करती थी? तो शिवाजी महाराज के हाथों में सारी सत्ता हुआ करती थी। ये विभागों के हिसाब से बांट देंगे, लेकिन इनमें सबसे ऊपर कौन होगा? तो सबसे ऊपर आप शिवाजी महाराज ही होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो पेशवा कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री हुआ करता था, या फिर हम वजीर कह सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं सरिये नौबत। तो सरिये नौबत क्या था? तो सरिये नौबत ये सेनापति का प्रमुख हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? सेना के देख रेख करने वाला, सेना के ऊपर अधिकार किसका हुआ करता था? तो सेनापति हुआ करता था, जो सारी सेना की देख रेख किया करता था। उसे किस नाम से जानते थे? तो सरिये नौबत के नाम से जानते थे। अगला हम देखते हैं अमात्य। तो अमात्य ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी क्वेश्चन आता है। अमात्य से कौन होता है? तो अमात्य राजस्व मंत्री हुआ करता था, जो रेवेन्यू वसूल किया करता था, राजस्व को वसूला करता था, उसे कहते थे राजस्व मंत्री। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? अर्थ मंत्री। यानी अर्थ यानी धन से संबंधित जो भी काम होते थे, जो मुख्य काम हुआ करते थे, राजस्व को वसूलना और धन से संबंधित जो भी मेन होता था, जो मुख्य होता था, वो कौन होता था? धन संबंधी अर्थ मंत्री कह सकते हैं, राजस्व मंत्री। कहीं कहीं पे आपको वित्त मंत्री भी लिखा मिल जाता है। तो सब किसके होंगे? अमात्य के होंगे। यानी धन से जो भी संबंधित विभाग था वो अमात्य, उसका प्रधान कौन हुआ करता था? अमात्य हुआ करता था। तो अगला हम देखते हैं वाक्यांश।
वाक्यांश कौन था? तो एक गुप्तचर विभाग में जो मेन प्रधान हुआ करता था गुप्तचर विभाग का क्या काम हुआ करता था? तो राजा को सूचनाएं ला ला कर देना, अपनी सूचना को दूसरे जगह तक पहुंचाना, ये काम कौन किया करते थे? गुप्तचर किया करते थे, जो एक बहुत ही बड़ा एक विभाग रखा जाता था हर प्रशासन में मजबूत शासन करने के लिए, जिससे उसके शासन के बारे में पता चल सके कि कैसा क्या शासन चल रहा है। तो गुप्तचर विभाग भी रखा जाता था और उसका प्रधान कौन हुआ करता था? तो वाक्यांश उसका प्रधान हुआ करता था गुप्तचर विभाग का। ठीक, अगली चलते हैं हम। तो चिटनीस की बात करें, चिटनीस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कई दफा पूछे गए हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चिटनीस यहाँ से हमें पहले ही पता चल रहा है, यानी अगर हम इसको देखें तो चिटनीस में चिट्ठियों वाला बात, चिट्ठियों जैसा नाम छुपा हुआ है, चिटनीस चिट्ठियां है ना। तो चिटनीस में किससे संबंधित था? पत्राचार विभाग से संबंधित था, पत्रों का आदान प्रदान करना, क्योंकि पहले के समय में क्या था, आपका ये व्हाट्सएप, कॉलिंग, फोन, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, ईमेल, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो जो राजा के जो उनके संदेश हुआ करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना, दूसरे के लेकर वहां तक आना, तो इसके किस पर्चियों को, उनकी कौन से पत्र को कहां तक पहुंचाना है, क्या भेजना है, किसके संरक्षण में भेजना है, तो कौन हुआ करता था? चिटनीस हुआ करता था, जो पत्राचार विभाग का क्या हुआ करता था? प्रधान हुआ करता था। किसको क्या जवाब देना है, ये राजा के हिसाब से इसके अंडर में होता था। तो चिटनीस कौन हो गया? पत्राचार विभाग का मुख्य अधिकारी हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं सुमंत। सुमंत कौन हुआ करता था? तो सुमंत भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। सुमंत कौन होता था? विदेश मंत्री हुआ करता था। जैसे आज के समय में विदेश मंत्री हुआ करते हैं, यानी विदेशों से कैसा क्या संबंध है, ये सारी चीजों को करने वाला कौन होता था? तो विदेश मंत्री होता है। उसी तरह से उस समय भी क्या हुआ करते थे? उस समय विदेश का मतलब ये नहीं था कि आपका ईरान, अफगानिस्तान, ये दूर दूर के देशों से जुड़े, नहीं, जो उनके आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे वो राज्य कहलाया करते थे। उनसे उनका किस तरह के संबंध हुआ करते थे, किस तरह से संबंध को बनाना है, ये सब किसके काम होते थे? विदेश मंत्री के हुआ करते थे, ताकि आपस में एक दूसरे से मुठभेड़ ना हो। ये सारे काम विदेश मंत्री देखा करता था, रखा करता था कि किससे कैसा संबंध बनाना है। ठीक है, तो ये विदेश मंत्री का काम करता था सुमंत। अब हम देखते हैं पंडित राव। पंडित राव कौन था? तो पंडित से हमें नाम से ही पता चल रहा है, पंडित लगा हुआ है आगे, यानी ये धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए कौन था? जैसे कौन सा युद्ध कौन सी तारीख पे होना चाहिए था, तो कोई सी तिथि निर्धारण की जाती थी, तो मुहूर्त वगैरह आपने सुना होगा, तो वो तिथि का निर्धारण करना या धार्मिक कार्य से संबंधित जो भी कार्य हुआ करता था, तो उसका मेन मुख्य कौन हुआ करता था? मुख्य प्रधान कौन हुआ करता था? तो पंडित राव हुआ करता था, जो मुख्य हुआ करता था धर्म से संबंधित विभाग में। अगला हम देखेंगे न्यायाधीश। जैसे कि हमें इससे नाम से ही पता चल रहा है, तो न्यायाधीश कौन हुआ करता था? तो न्याय विभाग का जो प्रधान हुआ करता था उसे न्यायाधीश कहते थे। ये न्याय किया करता था। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो उस पर कौन विचार कर सकता है, उस पर कौन देगा? तो उसके सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि कौन होगा, इन सब पर भी अधिकारी, इनसे ज्यादा ऊंचे कौन होगा? तो उस समय शिवाजी के पास सारी ताकत हाथ में शिवाजी के थी। लेकिन अगर जब हम आगे से पढ़ेंगे, अभी मराठा के बाद मराठा का और भी उनके वंशजों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस समय ताकत किसके हाथ में है सबसे ऊपर? तो शिवाजी के ऊपर है, यानी जो राजा हुआ करता था उसके पास सारी ताकत हुआ करती थी, सबसे ऊंचा वही हुआ करता था और उसके हाथ में सत्ता होती थी। लेकिन आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ताकत सारी किसके पास आ जाएगी? बाद में इस पद में निहित हो जाएगी, पेशवा के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी आगे जब हम इसके पढ़ेंगे। लेकिन शिवाजी के समय तक क्या था? तो शिवाजी के हाथ में सारी शक्तियां हुआ करती थी। तो न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था और वो क्या करता था? वो न्याय किया करता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था तो उस पे आखिरी फैसला किसका मान्य होगा? तो शिवाजी महाराज का आखिरी फैसला मान्य हुआ करता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, शिवाजी की दरबारी जो भाषा हुआ करती थी वो कैसी थी? तो मराठी भाषा थी। आपको ये ध्यान रखना है, मराठा साम्राज्य है, उसमें भाषा कौन सी बोली जाती थी? तो उनकी जो प्रमुख भाषा थी कौन सी थी? मराठा भाषा इनके प्रयोग की जाती थी इनके समय में। अच्छा, अब हम अगला देखते हैं। तो शिवाजी की, अब हमने देखा कि शिवाजी ने प्रशासन करने के लिए अष्ट प्रधान को रख रखा था, 8 मंत्रियों को रख रखा था, अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह से काम करने के लिए एक मुख्य अधिकारी बना दिया था, जो उस काम को अच्छे से कुशल तरीके से चलाने में, उनका राजा का प्रशासन करने में सहायता किया करते थे। अब इसी तरह से मंत्री आपने देख लिए। अब वो सेना, क्योंकि वो राजा हुआ करता था, उसके पास सेना भी होती थी, तो सेना भी कई प्रकार की थी।
तो अगर हम देखें शिवाजी के समय सेना कितने प्रकार की थी, तो 3 भागों में विभक्त थी शिवाजी के समय। शिवाजी की सेना 3 भागों में विभक्त थी। कितनी, कौन सी? एक तो पागा सेना थी। पागा सेना कैसी हुआ करती थी, तो ये नियमित घुड़सवार हुआ करती थी। ये वाली जो सेना हुआ करती थी ये नियमित रूप से रहा करती थी, तो क्योंकि और ये वाले घुड़सवार हुआ करते थे, नियमित रूप से उनके साथ रहा करते थे, ये पागा सेना थी। यानी सेना हमेशा ये तैयार रहा करती थी, ये नियमित सेना थी। और ये कैसी सेना थी? सिहलदार। ये कैसी सेना थी? तो अस्थायी घुड़सवार थी। ये सेना, ये घुड़सवार जो है ये इनकी सेना है, ठीक है। पहली नियमित घुड़सवार सेना ये परमानेंट वाली थी। ये वाली कैसी थी? अस्थायी घुड़सवार सेना। तो ये जब जरूरत हुआ करती थी तब ये सेना बढ़ा ली जाती थी, तब ये अस्थायी घुड़सवार सेना थी। तो 3 तरह में विभक्ति, पहली पागा सेना, दूसरी सिहलदार, इसमें नियमित परमानेंट घुड़सवार सेना, इसमें अस्थायी घुड़सवार सेना हुआ करती थी। और पैदल वाली कौन सी होती थी? तो जो पैदल सेना लड़ा करती थी वो पैदल सेना हुआ करती थी। तो 3 प्रकार की शिवाजी के समय में सेना हुआ करती थी। अब हम आगे चलते हैं। तो शिवाजी के समय में भी तोपों का प्रयोग होने लगा था। तो तोपें देने वाला उन्हें कौन था? तो अंग्रेज थे। शिवाजी को तोपें देने वाले कौन थे? अंग्रेजों ने इन्हें प्रदान की थी तोपें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मराठा राज्य के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते थे? मराठा राज्य के, अगर हम राज्य की बात करें, पहले हमने मंत्रियों के बारे में बात की, फिर हमने उनकी सेना किस तरह की है, सेना के बारे में बात करी। अब हम उनके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे कि राज्य क्षेत्र उनका किस प्रकार का था। अब हम उस पर बात करते हैं। तो राज्य क्षेत्र कितने प्रकार का था? 2 प्रकार के क्षेत्र इनके अंतर्गत आते थे। वो किस तरह के थे उस पर हम बात करेंगे। तो ये कौन सा था? ये स्वराज। ये क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? तो स्वराज क्षेत्र हुआ करता था। ये जैसे जो प्रत्यक्ष रूप से इनके अंडर में हुआ करते थे, मराठाओं के अंडर में हुआ करते थे, वो कौन था? स्वराज। इनका अपना जिस पर अधिकार होता था वो स्वराज कहलाते थे। मुगतई कौन होते थे? तो सरदेशमुखी की अगर बात करें तो मुगतई की बात करें थे। मुगतई वो क्षेत्र हुआ करता था जहां से चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाता था। वो क्षेत्र क्या कहलाते थे? मुगतई कहलाते थे, जहां से चौथ और सरदेशमुखी वसूलेंगे। तो अब ये चौथ और सरदेशमुखी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेंगे स्वराज वही था जो उनके अंडर आता था, उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके अंडर में था, उनके अधिकृत में था। मुगतई वो था जहां से चौथ और सरदेशमुख वसूला करते थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से उनके अंडर में नहीं आता था वो। तो 2 तरह का प्रमुख है। तो पहली चीज हमने पढ़ ली कि इनका इनके मंत्रियों के बारे में पढ़ा, फिर उनकी सेना के बारे में पढ़ा, फिर उनके राज्य के बारे में सॉरी तो फिर उनके हमने राज्य के बारे में पढ़ा कि राज्य कितने प्रकार के। अब हम उसके क्या पढ़ेंगे? उनके जो टैक्स था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स, वो कौन से कर हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, तो वो कर कौन से हो जाएंगे? तो 2 तरह के प्रमुख कर हुआ करते थे। शिवाजी के समय कितने प्रकार के कर हुआ करते थे? 2 प्रमुख कर हुआ करते थे। कौन? चौथ और सरदेशमुखी। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है, कभी कभी इसी तरह से पूछ लेते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी किससे संबंधित हैं। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो शिवाजी महाराज से संबंधित चौथ और सरदेशमुखी हैं। उनके समय में ये क्या था? कर हुआ करते थे। अगला पूछा जा सकता है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो चौथ और सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर था। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? चौथ और सरदेशमुखी किसके प्रशासन में ज्यादा प्रमुख था, फेमस था? तो किसके प्रशासन में प्रमुख था? तो शिवाजी के समय में ये चौथ और सरदेशमुखी कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं चौथ। तो चौथ कितना होता था? 1/4 होता था। और सरदेशमुखी कितना होता था? तो 1/10 होता था। तो 1/4% इनसे चौथ वसूला जाता था और सरदेशमुखी 1/10% वसूला जाता था। चौथ कौन से एरियो से वसूला जाता था? चौथ उन एरियो से वसूला जाता था जहां पर जो शिवाजी की सेना हुआ करती थी, शिवाजी क्या करते थे, जिस क्षेत्र पर वो क्या किया करते थे, जैसे युद्ध ना करने के, तो वो कहते थे कि आप हमें 1/4 देते रहो। जो उनके आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे उनसे वो 1/4 वसूला करते थे, उनका टैक्स लिया करते थे, चौथ लिया करते थे। इसका मतलब ये था कि अगर तुम हमें चौथ देते रहोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि आप हमें चौथ नहीं दोगे तो हम आपके क्षेत्र पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे और वहां से लूटपाट भी करेंगे और उस राज्य को जीतकर हम अपने राज्य में मिला लेंगे।
तो चौथ वो आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे उनसे वसूलते थे। और किस लिए वसूलते थे? ताकि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो चौथ इनको दिया जाता था, चौथ उनसे वसूला जाता था ताकि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगला सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता था? सरदेशमुखी वो होते थे, वो राज्यों से वसूला जाता था जिसमें मुगल के अंडर, मतलब जो सरदेशमुखी थे जो मुगलों के अंडर में आते थे, उनके अंतर्गत क्षेत्रों में आते थे, यानी होते तो वो मुगलों के थे क्षेत्र, लेकिन उसमें क्या किया करते थे, उस पर मराठा अपना दावा किया करते थे कि ये क्षेत्र उनके अंतर्गत है, तो उन्हें क्या देना होता था, 1/10% उन्हें देना होगा। यदि वो नहीं देंगे तो उन पर क्या करेंगे, उन पर आक्रमण करेंगे और उस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लेंगे। तो कैसे सरदेशमुखी कैसे क्षेत्रों से वसूला जाता था? जो मुगलों के अंतर्गत होता था, जो मुगलों के अंतर्गत, या फिर दक्कन का क्षेत्र आप जानते हैं जिसमें मुस्लिम प्रशासन थे आपके, तो दक्कन के क्षेत्र या मुगलों के क्षेत्रों से वसूला जाता था, जो उनके प्रत्यक्ष रूप से शिवाजी के अंतर्गत नहीं आते थे, और उनसे 1/10% वसूला जाता था ताकि वो उनसे ताकि उनकी सुरक्षा प्रदान कर सके और उन पर आक्रमण ना किया जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। गोरिल्ला पद्धति, या फिर आपने नाम सुना होगा छापामार युद्ध पद्धति। तो मराठों की या शिवाजी के समय में ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में थी ये पद्धति। ये पद्धति कैसी थी? तो आपके ये जानते हैं, जैसे ये आपके पहाड़ है, तो यहाँ से लोग आके क्या करते थे, आक्रमण करते थे। ये लोग आते थे और युद्ध किया करते थे और फिर जाके अपने पहाड़ों के पीछे जाकर छुप जाया करते थे। तो ये पद्धति यानी एकदम से छुप कर वार किया करते थे। तो ये पद्धति कौन सी कहलाती थी? गोरिल्ला पद्धति या फिर छापामार युद्ध पद्धति जानी जाती थी। और शिवाजी को इसलिए जाना जाता है उनकी गोरिल्ला पद्धति के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो लेकिन गोरिल्ला पद्धति ये छापामार पद्धति थी, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन ये पहले करता था? तो मलिक अंबर के द्वारा ये पद्धति सामने आती है, जिसको बाद में प्रचलन में कौन लाएगा? तो शिवाजी महाराज बाद में इस पद्धति का पालन करेंगे, इसका प्रचलन में लाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। शिवाजी की हम बात करें तो शिवाजी की कर व्यवस्था अगर देखें तो उनका जो टैक्स व्यवस्था थी, टैक्स को वसूलने का व्यवस्था थी, वो किससे संबंधित थी, किससे प्रभावित थी? तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था से। जो गोरिल्ला पद्धति है ये भी किससे प्रभावित थे? तो मलिक अंबर की। अगर हम शिवाजी की कर व्यवस्था की बात करें तो ये भी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी, ये उनसे प्रभावित थी और उसी पर आधारित थी। अब हम आगे देखेंगे। तो शिवाजी के समय जो उनका उपज था, जो उपज से वसूला करते थे, जो खेती बाड़ी हुआ करती थी, जो उपज हुआ करती थी उससे कितना परसेंट? 33% भाग राजस्व के रूप में, रेवेन्यू के रूप में वसूला किया करते थे, वसूली जाती थी। और जो बढ़कर बाद में, जो थोड़े समय बाद वो बढ़कर कितना परसेंट बढ़ा दिया गया था? तो 40% हो गया था। पहले 33% वसूला करते थे, उसके बाद वो 40% वसूलने लगे थे। आगे हम देखते हैं। तो मराठों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें, क्योंकि शिवाजी ने राजधानी किसे बनाया था? तो रायगढ़ को राजधानी बनाया था। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन किस तरह से बनता है? मराठों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? रायगढ़। रायगढ़ उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो कि बाद में राजा राम के समय कौन सी राजधानी हो जाएगी? तो सतारा राजधानी हो जाएगी। इससे पहले कौन सी थी? तो रायगढ़ इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं भूमि की माप। तो जो भूमि हुआ करती थी उसकी माप पहले जो उनकी भूमि की माप हुआ करती थी, पहले किससे हुआ करती थी? रस्सी के द्वारा भूमि की माप की जाती थी, भूमि की पैमाइश की जाती थी। लेकिन बाद में इनके समय में, शिवाजी के समय में, रस्सी के स्थान पर किससे करने लगे थे? तो काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया जाने लगा था। काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किसके समय में किया जाने लगा था? तो आपका हो जाएगा शिवाजी के समय में आरंभ हो गया था। शिवाजी ने कैसे माप कराना स्टार्ट कर दी थी? तो काठी और मानक छड़ी से भूमि की माप कराना स्टार्ट कर दी थी। अगला देखते हैं हम। शिवाजी का अगर हम देखें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? शिवाजी का उत्तराधिकारी इनके जीजाबाई के जो शिवाजी के जो होंगे, इनका शिवाजी का उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे श्यामभर जी। इनके बड़े पुत्र जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इनके उत्तराधिकारी बनेंगे। इनके बाद में कौन बनेगा? तो राजा राम आकर आगे इनके बैठेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।